Hello students, today we will discuss the transverse nature of the light waves, and under the topic of concept of plane polarized light we will discuss the production of the plane polarized light. So the methods of production of plane polarized light, we will discuss one of them, polarization by reflection. Okay, so first we will discuss the transverse nature of light waves. So for this uh, we have to discuss the two slit analogy of polarized light. So two slit analogy of polarized light को हमें डिस्कस करना पड़ेगा पहले. तो टू स्लिट एनालॉजी ऑफ पोलराइज लाइट में क्या है कि हम दो स्लिट्स मान लेते हैं S1 एंड S2. ओके, S1 एंड S2 हमने दो स्लिट्स मान ली हैं, एंड S1 और S2 स्लिट जो दोनों स्लिट्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं. ओके, तो ये दोनों स्लिट्स जो हैं यहाँ पर फर्स्ट केस में स्लिट S1 एंड S2 आर पैरेलल टू ईच अदर. ओके, यहाँ पर एक स्ट्रिंग A है और इसका दूसरा सिरा जो है वो B पॉइंट पे लगा है. सो स्ट्रिंग AB पासिंग थ्रू दी स्लिट एंड अटैच टू अ फिक्स्ड पॉइंट एट B. तो ये स्ट्रिंग जो है वो A से पास होते हुए A से है, जो स्ट्रिंग का एक सिरा A है जो कि S1 और S2 स्लिट से पास होता है और B पे वो अटैच है. ओके, सो अ ट्रांसवर्स वेव प्रोपोगेट अलोंग CD. ये जो C और D पॉइंट है इनके बीच में जो वेव प्रोपोगेट हो रही है वो ट्रांसवर्स वेव है. ठीक है, बिकॉज वाइब्रेशन पासिंग थ्रू S1 एंड S2 रीच द एंड B विदाउट एनी चेंज इन एम्पलीट्यूड. ट्रांसवर्स वेव प्रोपोगेट्स अलोंग CD, वाइब्रेशन पासिंग थ्रू S1 एंड S2. जो वाइब्रेशन S1 एंड S2 से पास हो रहे हैं और एंड B जो एंड है, दूसरा सिरा है जो स्ट्रिंग का, रस्सी का दूसरा सिरा जो है, वहाँ पे पहुँचते पहुँचते इनकी जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं इसके एम्पलीट्यूड्स में, इनकी जो एम्पलीट्यूड है ये, इनकी एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता. आप देख सकते हो यहाँ पर भी वही एम्पलीट्यूड है, यहाँ पर भी वही है, और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते भी एम्पलीट्यूड सेम है. तो जब दो स्लिट्स को पैरेलल रखा जाता है तो तब उसके बीच में से जो वेव पास होती है उसके, वो जब लास्ट एंड पे पहुंचती है तो उसके एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता. तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रांसवर्स वेव जो है प्रोपोगेट कर रही है CD के अलाउंग, और इस A पॉइंट से B पॉइंट तक जब जाती है ये वेव, तो इसके B पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते इसके एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता है. ओके, व्हेन ये कब था, जब स्लिट S1 एंड S2 जो है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं. ठीक है, अब अगर स्लिट S1 को स्लिट S2 के परपेंडिकुलर, या स्लिट S2 को हमने रोटेट कर दिया, स्लिट S1 तो वैसे ही है, स्लिट S2 को जो है अगर हम रोटेट कर दें, if we rotate the slit S2, then what will happen? If we rotate the slit S2 at 90 degree to the slit S1, okay, तो तब क्या होगा? The vibrations pass through the slit S1 and S1 के थ्रू जो वाइब्रेशन पास हो रहे हैं दे आर अनडिस्टर्ब्ड एज बिफोर. तो S1 के थ्रू जो पास हो रहे हैं जो वाइब्रेशंस, वो तो ऐसे ही है अनडिस्टर्ब्ड, यानी कि उनके एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं हो रहा है. बट यहाँ से यानी कि स्लिट S2 के बाद दे आर नॉट एबल टू पास थ्रू S2 से वो पास होने के लिए सक्षम नहीं है, एंड हेंस द स्ट्रिंग डज नॉट वाइब्रेट बिटवीन S2 एंड B. इसलिए जो स्ट्रिंग हमने क्या करा, इसको हमने हाथ से परपेंडिकुलरली इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको मूव कर रहे हैं इस स्ट्रिंग को. ठीक है, तो इसमें वाइब्रेशंस जो हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे हैं पार्टिकल्स जो हैं. ठीक है,
तो हम ये देख रहे हैं कि इस स्लिट S1 के अक्रॉस जब ये वेव जो है वो यहाँ से यहाँ तक यानी कि A से और पॉइंट S2 तक, तो इसमें कोई भी जो एम्पलीट्यूड है इसकी, इस वेव की एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता है। बट S2 के बाद ये वेव जो है वो पास होना बंद कर देती है, ठीक है, यहाँ से कोई वेव पास नहीं हो रही है, इसलिए स्ट्रिंग जो है वो इस S2 और B पॉइंट के बीच में वाइब्रेट नहीं करती है। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि S2 को जब हमने रोटेट कर दिया, ओके, S2 को जब हम रोटेट कर देते हैं तो यहाँ एम्पलीट्यूड में क्या पड़ रहा है, फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। सो इन इंटरमीडिएट पोजीशन ऑफ स्लिट S2, अगर हम कोई इंटरमीडिएट पोजीशन ले लें S2 की, इंटरमीडिएट पोजीशन मतलब जब हम इस S2 स्लिट को S1 के परपेंडिकुलर बना रहे थे, यानी कि पहले तो S2 ऐसी थी, पैरेलल था S1 के, बट जब इसको हमने क्या करा, रोटेट किया 90 डिग्री तक लाने के लिए हमने क्या किया होगा, उसको रोटेट किया होगा, तो इसके और इसके बीच की जो पोजीशन है उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट पोजीशन। तो ऐसी इंटरमीडिएट पोजीशन में जब स्लिट S2 जो है वो इंटरमीडिएट पोजीशन में थी, तो वाइब्रेशंस आर पार्शली ट्रांसमिटेड एंड पार्शली स्टॉप। तो तब जो वाइब्रेशंस थे वो पार्शली तो ट्रांसमिट हो रहे थे, बट पार्शली जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहे थे, ठीक है। तो जो वाइब्रेशंस यहाँ ए स्ट्रिंग से S2 तक जा रहे थे, जब हम ये किसकी बात कर रहे हैं, जब हम S2 जो है वो कोई इंटरमीडिएट पोजीशन में थी, यानी कि ऐसी थी स्लिट, एक स्लिट S1 जो है वो ऐसे थी, और स्लिट S2 की पोजीशन कुछ एंगल पे थी ऐसे, ये इसके डायरेक्ट जो इसके परपेंडिकुलर नहीं है, ये कुछ इस तरीके से है पोजीशन में, ओके। तो तब हम देखते हैं कि स्लिट S1 से जो ये वेव जो है, जो स्ट्रिंग पे वेव बन रही है S1 से, तो अनडिस्टर्ब्ड होकर के वो यहाँ तक पहुँचेगी, उसकी एम्पलीट्यूड में भी कोई चेंज नहीं आएगा, बट S2 के बाद क्या होगा, पार्शली ट्रांसमिट होगी, ठीक है। तो वो पार्शली ट्रांसमिट होगी, यानी कि उसके एम्पलीट्यूड में कोई फ़र्क पड़ सकता है, और पार्शली जो है वो स्टॉप हो जाएगी। तो पार्शली यहाँ पर केवल हमें कुछ पार्ट दिखेगा इस वाली वेव का, ठीक है। सो और जब हम क्या करते हैं, वाइब्रेशंस आर पार्शली ट्रांसमिटेड एंड पार्टली स्टॉप्ड, एंड एक जो एम्पलीट्यूड होगा यहाँ पर, क्योंकि पार्शली जो है ये जब हम इंटरमीडिएट पोजीशन ले रहे हैं S2 की, तो हम देख रहे हैं कि एक बहुत वीक पार्ट जो है वो ही ट्रांसमिट हो पा रहा है। तो इस B पॉइंट पे पहुँचते पहुँचते हम कह सकते हैं कि जो वेव होगी वो एक डिमिनिश्ड एम्पलीट्यूड की होगी, यानी कि उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम होगा, ओके। सो अ डिमिनिश्ड एम्पलीट्यूड इज obtained at point B. So when the vibrations are made longitudinally, लेकिन अगर वाइब्रेशंस जो हैं वो ऐसे ना हो करके अब लॉन्गिट्यूडनली हो, यानी कि हम स्ट्रिंग को अब इस डायरेक्शन में, ये जो स्ट्रिंग है AB, इसको हम जो मूव कर रहे हैं वो अप एंड डाउन पोजीशन में ना करें, हम टू एंड फ्रो पोजीशन में अगर इस AB स्ट्रिंग को मूव करते हैं, तो तब जो वाइब्रेशंस होंगे वो लॉन्गिट्यूडनली वाइब्रेशंस होंगे, ठीक है। तो व्हेन दी वाइब्रेशंस आर मेड लॉन्गिट्यूडनली, दैट इज एंड A इज मूव टू एंड फ्रो, ठीक है, एंड A को जो है हम टू एंड फ्रो मूव करते हैं, देन द रोटेशन ऑफ एनी ऑफ दी स्लाइड डज नॉट अफेक्ट दी एम्पलीट्यूड ऑफ दी वेव। तो तब हम किसी भी स्लिट को, ये स्लाइड नहीं स्लिट है, तो हम किसी भी स्लिट को रोटेट करें उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है उस जो वेव बन रही है स्ट्रिंग पे, उस वेव पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बिकॉज द वाइब्रेशंस जो हैं वो क्या है, अभी लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, ये क्या प्रूफ करता है, दिस प्रूफ दैट वाइब्रेशंस ऑन स्ट्रिंग इज ट्रांसवर्स व्हेन एम्पलीट्यूड चेंजेस। तो हमने ये देखा कि एम्पलीट्यूड कब चेंज हो रहा है, जब वाइब्रेशन, जो स्ट्रिंग में वाइब्रेशंस हैं वो कैसे हैं, ट्रांसवर्स हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, वहाँ से आप देख लेना कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है।
तो ट्रांसवर्स वेव जब बन रही है इस स्ट्रिंग पे, तब हम देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कब चेंज हो रहा है? जब हम स्लिट S2 को या स्लिट S1 को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर रोटेट करें, तो स्लिट S2 को हमने S1 के रिस्पेक्ट में क्या करा, रोटेट किया, तो हम देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। एक पोजीशन में क्या हो जाता है, 0 होता है। ठीक है, जैसे हम रोटेट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे जब बिल्कुल जो S2 स्लिट है वो 90 डिग्री पे आ जाएगी S1 के, यानी कि स्लिट S1 और S2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे जब, तब तो हमें कोई भी एम्पलीट्यूड यानी कि एम्पलीट्यूड जो है वो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा बी एंड पे। बट जब हम S2 को 90 डिग्री पे रोटेट कर रहे हैं, यानी कि S1 के 90 डिग्री पे हम ला रहे हैं, तो उस वो जो ला रहे हैं उस बीच की जो पोजीशन है, ठीक है, रोटेट करते समय जो 90 डिग्री तक रोटेट करते समय की जो पोजीशन है, बीच की कोई भी पोजीशन ले लेंगे हम, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि धीरे धीरे अगर हम रोटेट कर रहे हैं S2 को, S2 जो स्लिट है, S2 जो स्लिट है ये S1 स्लिट है और ये S2 स्लिट है। ठीक है, इस स्लिट को इस स्लिट के 90 डिग्री पे हमें लाना है, तो 90 डिग्री पे लाने के लिए हमें इसको रोटेट करना पड़ेगा। तो कोई सी भी जो वाली इंटरमीडिएट जो पोजीशन है उसमें हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम इसको रोटेट कर रहे हैं S2 को 90 डिग्री पे लाने के लिए, वैसे वैसे जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और 90 डिग्री पे जब ये S2 स्लिट हो जाती है, जब ये S2 स्लिट जो है वो 90 डिग्री पे हो जाती है, तो तब जो यहाँ पर एम्पलीट्यूड है बी पॉइंट पे वो बिल्कुल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड कब चेंज हो रहा है, कब 0 हो रहा है, मैक्सिमम से मिनिमम कब हो जा रहा है, जब जो स्ट्रिंग पे जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं वो ट्रांसवर्स नेचर के हैं। ठीक है, यानी कि वेव जो है वो कैसी है, ट्रांसवर्स है। तो हम कह सकते हैं जब वाइब्रेशंस जो है स्ट्रिंग पे ट्रांसवर्स नेचर के हों, तो एम्पलीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे कि ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट, यानी कि लाइट वेव का भी ट्रांसवर्स नेचर होता है, उसको प्रूफ करने के लिए अब हम इन स्लिट्स को रिप्लेस कर देते हैं टूरमेलाइन क्रिस्टल से। ठीक है, टूरमेलाइन क्रिस्टल से हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि S1 की जगह पे हम स्लिट S1 की जगह पे हम एक टूरमेलाइन क्रिस्टल ले लेते हैं, और स्लिट S2 की जगह पे भी हम एक दूसरा टूरमेलाइन क्रिस्टल ले लेते हैं। तो दोनों की जगह हम एक टूरमेलाइन क्रिस्टल लगा लेते हैं और स्ट्रिंग को हम रिप्लेस कर देते हैं एक सोर्स ऑफ लाइट से, यानी कि अब स्ट्रिंग की जगह पे हम पे कोई एक सोर्स है लाइट का। ठीक है, सो सिमिलर फिनोमेनन हमें देखने को मिलता है, सिमिलर फिनोमेना देखने को मिलेंगे जब हम रिप्लेस करते हैं टूरमेलाइन ये स्लिट्स को टूरमेलाइन क्रिस्टल से एंड स्ट्रिंग को सोर्स ऑफ लाइट से। ठीक है, तो हमें वैसे ही रिजल्ट देखने को मिलता है जैसे कि हमने स्ट्रिंग और स्लिट वाला यानी कि 2 स्लिट एनालॉजी वाला जो केस देखा था उसमें था। ठीक है, सो व्हेन लाइट फॉल्स इन अ टूरमेलाइन क्रिस्टल ए which is cut parallel to its crystal axis, ये ठीक है, तो यहाँ पर हमने सोर्स लगा दिया है, ये सोर्स है और ये एक टूरमेलाइन क्रिस्टल है, दूसरा टूरमेलाइन क्रिस्टल है। इस वाले क्रिस्टल को हम कह रहे हैं पोलराइजर और इस वाले को एनालाइजर कह रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो क्रिस्टल है वो पोलराइजर है, ये वाला है एनालाइजर। ओके, ये सोर्स है, यहाँ पर कोई सा भी सोर्स है, नेचुरल सोर्स से मैंने कहा था हमेशा अनपोलराइज्ड लाइट मिलेगी हमें, तो अनपोलराइज्ड लाइट है उसको हम पोलराइज्ड लाइट में चेंज कर रहे हैं। तो क्योंकि वो एक ऑप्टिकल एलिमेंट दैट इज पोलराइजर या एनालाइजर से होकर के गुजर रहा है, तो हमें क्या मिलेगा, एक पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। ठीक है, तो जब लाइट जो है वो टूरमेलाइन क्रिस्टल ए पे पड़ती है तो इमर्जेंट लाइट जो होगी, उससे निकलने वाली जो लाइट होगी वो स्लाइटली कलर्ड होगी। ठीक है, now if we place a similar crystal B in the path of beam partially to the axis of crystal A, अब हम अगर एक दूसरे क्रिस्टल को भी इसके आगे रख लेते हैं, जब हम देख रहे हैं कि केवल इतना पार्ट हम देख रहे हैं, केवल ये वाला पार्ट देखो आप। ठीक है, तब तो हमें एक कलरफुल लाइट मिल रही थी, कलर्ड लाइट मिल रही थी। जब हमने लेकिन दूसरा वाला क्रिस्टल भी लगा दिया जिसको हम एनालाइजर कह रहे हैं, तो तब हम ये देखते हैं कि इमर्जेंट लाइट जो होगी, जो निकलने वाली, यहाँ से निकलने वाली जो लाइट होगी वो कैसी होगी, निकलने वाली जो लाइट होगी इट इज़ कलर्ड एंड इंटेंसिटी जो है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो इंटेंसिटी क्या होगी उस लाइट की, मैक्सिमम।
सो क्रिस्टल ए जो है अगर हम उसको फिक्स्ड कर दें और क्रिस्टल बी को जो है रोटेट करें, जैसे हम स्लिट S2 को रोटेट कर रहे थे वैसे ही क्रिस्टल बी यानी कि एनालाइजर को हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं इस डायरेक्शन में, या किसी भी डायरेक्शन में आप रोटेट कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, बट मैं इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही हूँ। तो हम देखते हैं इसकी एक्सिस के अबाउट, ठीक है, ये एक्सिस के अबाउट हम क्या कर रहे हैं, इस क्रिस्टल को जो है हम रोटेट कर रहे हैं। ओके, तो हम क्या देखते हैं कि इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, इंटेंसिटी जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है धीरे धीरे, और एक पोजीशन पे क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो वो वही है एम्पलीट्यूड जो है, जब मैंने बताया था कि स्लिट S2 को हम रोटेट करते हैं तो इंटरमीडिएट पोजीशंस पे जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है, और एक पोजीशन यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब रखा रहता है S2 S1 के। अब यहाँ पर हम इन क्रिस्टल्स की बात करेंगे कि एनालाइजर को अगर हम इस पोलराइजर के परपेंडिकुलर कर दें तो तब जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, ज़ीरो, ठीक है। और जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ होती जाती है, तो डिक्रीज़ होते होते फिर क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाएगी। इंटेंसिटी ज़ीरो या एम्पलीट्यूड ज़ीरो एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी आपको पता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। सो अगर हम फर्दर रोटेट करें इस क्रिस्टल को 90 डिग्री के बाद, जब ये 90 डिग्री पे पहुंच जाता है जहाँ पर कि इंटेंसिटी मिनिमम है, फर्दर आगे रोटेट करते हैं इस क्रिस्टल को, तो तब हम देखते हैं कि लाइट जो है इट रीअपियर्स, धीरे धीरे फिर लाइट इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है एंड मैक्सिमम हो जाती है फिर से एक पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि जब हम इसको यहाँ से रोटेट करेंगे तो फिर से ये जो दूसरा वाला क्रिस्टल है वो क्या होगा, पहले वाले क्रिस्टल के फिर से क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो फिर से जब ये 90 डिग्री पे था तो इसको हम जब रोटेट कर रहे हैं तो 90 डिग्री से फिर इसके पैरेलल आने के लिए जब हम देखते हैं कि इंटेंसिटी जो है यहाँ पर हमें मिलती है, जो वो इंटेंसिटी कैसी मिलेगी, धीरे धीरे इंक्रीज होती हुई, और एक पोजीशन ऐसे आएगी यानी कि जब क्रिस्टल बी क्रिस्टल ए के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, तो उस पोजीशन पे जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। ये वाला है जो वो इंटरमीडिएट पोजीशन जो हम बता रहे थे वो ये है जब इसको रोटेट कर रहे हैं। ओके, तो ये 90 डिग्री वाली पोजीशन है, यहाँ पर नो लाइट इट इज ऑब्जर्व्ड। ओके, so this variation in amplitude proves that the light is transverse in nature। ये जो वेरिएशन हो रहा है एम्पलीट्यूड में, किसके एम्पलीट्यूड में, जो लाइट वेव हमें मिल रही है अनपोलराइज लाइट वेव जो कि पोलराइज लाइट वेव में चेंज हो गई है यूजिंग द पोलराइजर, तो उसमें जो चेंज आ रहा है, ये जो वेरिएशन आ रहा है, ये प्रूफ करता है कि जो लाइट है वो ट्रांसवर्स है नेचर में। क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया था ऊपर स्लिट वाले केस में कि ट्रांसवर्स जब वेव होगी तभी एम्पलीट्यूड में चेंज आएगा। तो क्योंकि यहाँ पर जो हम लाइट सोर्स ले रहे हैं, ये जो लाइट सोर्स ले रहे हैं हम इस वाले एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, हमने जब इसमें देखा कि लाइट सोर्स ले रहे हैं और लाइट सोर्स का एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज हो रहा है जब हम इस दूसरे वाले क्रिस्टल को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। या इस क्रिस्टल को अगर हम ऐसे ही रखें तो इस क्रिस्टल को रोटेट करें, तो हम देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड जो है लाइट का वो चेंज हो रहा है। तो एम्पलीट्यूड लाइट का चेंज कब होगा, या किसी वेव का जो है एम्पलीट्यूड कब चेंज हो रहा है, तब चेंज हो रहा है जब वो वेव का जो नेचर है वो ट्रांसवर्स होगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इस वेव का भी जो है एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज हो रहा है। तो एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये वेव क्या है, ट्रांसवर्स है, और ये वेव कौन सी है, लाइट वेव। तो इसलिए लाइट वेव जो होती है वो ट्रांसवर्स होती है इन नेचर। ओके, तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि लाइट वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर। नेक्स्ट आपका है मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की जो मेथड्स हैं प्रोडक्शन के वो क्या क्या हैं। सो फर्स्ट है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, इसका एग्जांपल है बायोट्स पोलरिस्कोप। सेकेंड है पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन, एग्जांपल है पाइल्स ऑफ प्लेट्स मेथड। तीसरा है डबल रिफ्रैक्शन, इसमें है निकोल प्रिज्म, ठीक है। फिर है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन और डाइक्रोइज्म, एग्जांपल इसका पोलैरो
पोलराइड्स। ओके, ये पोलराइड्स है, पोलराइड्स। और ये है पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, इसका एग्जांपल है लाइट फ्रॉम अ ब्लू स्काई। तो हम सबसे पहले जो ये मेथड पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। और आपके सिलेबस में सर्कुलरली पोलराइज लाइट एंड इलिप्टिकली पोलराइज लाइट भी है। ये मैंने कल ही ऑब्जर्व किया, और मैंने कल आपको गलती से बताया था कि ये नहीं है आपके सिलेबस में, बट वो है आपके सिलेबस का पार्ट है, सर्कुलरली पोलराइज लाइट एंड इलिप्टिकली पोलराइज लाइट। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है, लास्ट जो यूनिट है पोलराइजेशन उसमें है। ठीक है, सो हम प्लेन पोलराइज लाइट बाय रिफ्लेक्शन ये देखेंगे। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे, this is the producing plane polarized light by reflection is the simplest way. In 1808 1808 में E.L. मेलिस एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने की क्या नोटिस किया, उन्होंने नोटिस किया कि व्हेन नेचुरल और अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, जब कोई नेचुरल, या फिर हम जानते हैं नेचुरल लाइट कैसी होती है, अनपोलराइज होती है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अनपोलराइज लाइट। तो जब कोई नेचुरल या अनपोलराइज लाइट जिसे हम कह रहे हैं इज इंसिडेंट ऑन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम पे जब उसको हम गिराते हैं, नेचुरल लाइट या अनपोलराइज लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं, और वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है जैसे कि ग्लास हो गया, वाटर हो गया, तो तब क्या होता है कि रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है वो पार्शियली प्लेन पोलराइज होती है, पूरी तरीके से प्लेन पोलराइज नहीं होती है, पार्शियली प्लेन पोलराइज होती है। ठीक है, तो पार्शियली प्लेन पोलराइज होती है, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कितनी प्लेन पोलराइज है ये किस पे डिपेंड करता है, यानी कि डिग्री ऑफ पोलराइजेशन जो है वो किस किस पे डिपेंड करता है। फर्स्ट तो डिपेंड करता है अपॉन द मटेरियल ऑफ द सरफेस, कि सरफेस का मटेरियल कौन सा है, कैसा है। ठीक है, दूसरा वो डिपेंड करता है कि इंसिडेंट एंगल ऑन द सरफेस, कि लाइट जो है वो कितने एंगल पे जो है इंसिडेंट हो रही है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। ठीक है, तो इन दो जो फैक्टर्स हैं इन पे डिपेंड करता है डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, की हाउ मच द रिफ्लेक्टेड वेव वुड बी पोलराइज्ड, कितनी पोलराइज होगी, अगर प्लेन पोलराइज होगी तो कितनी पोलराइज होगी, यानी कि डिग्री ऑफ पोलराइजेशन जो है वो इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक तो सरफेस ऑफ द मटेरियल और मटेरियल ऑफ द सरफेस सॉरी, एंड दूसरा जो है इंसिडेंट एंगल ऑन द सरफेस। सो एट अ सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज्ड। तो कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज्ड जो है वो कब होगी, वो डिपेंड करती है एंगल ऑफ, एक सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, एक सर्टेन एंगल होगा, इंसिडेंट एंगल जो है उसकी एक निश्चित वैल्यू पे, निश्चित उसकी जो है निश्चित एंगल पे, एक सर्टेन एंगल पे हम देखेंगे कि जो लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज होती है। ओके, सो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसपे कि लाइट कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज हो रही है, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ पोलराइजेशन। ओके, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे कि लाइट पूरी तरीके से कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज हो रही है, रिफ्लेक्टेड लाइट, वो हमारा कहलाता है एंगल ऑफ पोलराइजेशन और पोलराइजिंग एंगल। ओके, सो वेराइटी ऑफ वाइब्रेशन डायरेक्शंस जो हैं, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है उसमें कई तरीके की वाइब्रेशन डायरेक्शन होगी, तो लाइट अगर रिफ्लेक्ट होगी मेटेलिक सरफेस से तो तब वो जो लाइट होगी वो अनपोलराइज्ड लाइट होगी। ठीक है, और अगर लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डाइलेक्ट्रिक सरफेस जैसे कि ग्लास, वाटर, इनसे अगर लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, ऐसी सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो तब हम कहेंगे कि वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो लीनियर पोलराइज्ड होती है, लीनियरली पोलराइज्ड होती है। ठीक है, सो लाइट वेव इज इंसिडेंट ऑन अ बाउंड्री बिटवीन दी टू डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, देन पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड एंड पार्ट ऑफ इट इज ट्रांसमिटेड। ये इस डायग्राम में आप देख सकते हो, इस फिगर में ये, तो ये जो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट यानी कि ये अनपोलराइज्ड लाइट जो होगी, तो जब रिफ्लेक्ट होगी इस सरफेस से, ये सरफेस जो है वो, ये जो वाई डैश सरफेस है, ये सरफेस आपका ग्लास सरफेस है। ठीक है, तो ग्लास सरफेस से जब ये रिफ्लेक्ट हो रही है
तो हम देखते हैं कि पार्शली तो ये रिफ्लेक्टेड होती है और पार्शली जो है ये ट्रांसमिटेड हो जाती है, ठीक है। So it is partially transmitted. So unpolarized light incident along AB on a glass reflected as BC. Okay, and to show that the reflected light is plane polarized, रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो प्लेन पोलराइज्ड है, इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, एक टूरमेलाइन क्रिस्टल जो है इट इज़ प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे BC। तो एक टूरमेलाइन क्रिस्टल को इस BC के पाथ में हमने लगा दिया, ठीक है, एंड इट इज़ रोटेटेड अबाउट BC। इस BC के अबाउट जो है इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, ठीक है, यानी कि ऐसे इस डायरेक्शन में। तो इसको हम रोटेट करेंगे, इस BC को एक्सिस मान करके BC के अबाउट अगर इसको रोटेट करते हैं तो क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये ऑब्जर्व किया जाता है कि ट्रांसमिटेड लाइट जो होगी, यहाँ से जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी इट शोज द वेरिएशन इन इंटेंसिटी, उसकी इंटेंसिटी में जो है वेरिएशन होगा वैसे ही, ठीक है, इंटेंसिटी में क्या होगा, वेरिएशन होगा। तो इस ये क्या प्रूफ करता है, इट प्रूव्स दैट पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड नेचर ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ये प्रूफ करता है कि जो ये प्लेन पोलराइज नेचर है, प्लेन ये जो पार्शियली प्लेन पोलराइज नेचर ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, कि रिफ्लेक्टेड रे का जो नेचर है वो कैसा होगा, पार्शियली प्लेन पोलराइज, ठीक है। और पोलराइजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जिसपे कि कम्प्लीटली हमें जो लाइट है वो प्लेन पोलराइज मिलती है। तो अगर हम ये जो एंगल है वो पोलराइजिंग एंगल ले लें जिसपे कि हमें कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगी, एट पोलराइजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द क्रिस्टल, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी क्रिस्टल से, इट इज़ कम्प्लीटली शोज दैट मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। तो तब ये जो है हमें प्लेन पोलराइज लाइट को ये शो करेगा कि मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट का है, जबकि पहले जो है ये दिखा रहा था कि पार्शियली जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट है। ओके, फर्दर अगर हम रोटेट करें BC को, सॉरी इस क्रिस्टल को BC के अबाउट, ठीक है, BC के अबाउट फिर से इसको हम रोटेट करें तो इंटेंसिटी जो होती है रिफ्लेक्टेड बीम की थ्रू क्रिस्टल वो 2 बार तो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ट्वाइस मैक्सिमम होगी और मिनिमम होगी इन वन कंप्लीट रोटेशन। ट्वाइस मैक्सिमम होगी यानी 2 बार मैक्सिमम होगी और 2 बार मिनिमम होगी एक कंप्लीट रोटेशन में, यानी कि पूरी 360 डिग्री का रोटेट जब हम करेंगे इस क्रिस्टल को इस BC एक्सिस के अबाउट, तो हम देखेंगे कि लाइट इंसिडेंट लाइट सॉरी जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसकी वो जो है जो रिफ्लेक्टेड बीम, मतलब रिफ्लेक्टेड बीम जो है वो 2 बार तो मैक्सिमम होती है और 2 बार मिनिमम होती है, ठीक है। तो वो डिपेंड करती है कि वेदर द एक्सिस ऑफ क्रिस्टल इज परपेंडिकुलर और पैरेलल टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस रिस्पेक्टिवली। सो ये क्या इंडिकेट करता है, दिस इंडिकेट्स दैट लाइट वाइब्रेशन इन रिफ्लेक्टेड बीम इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। Okay, so however this particular method of polarizing light is not very advantageous as only a small portion of incident beam is reflected, therefore the intensity of the reflected beam is very small। तो reflected beam की जो intensity है वो बहुत small होती है। okay, so it is not very ज़्यादा इसका advantage तो नहीं है बीम का, बट इसलिए इंटेंसिटी जो है रिफ्लेक्टेड बीम की क्या है बहुत बहुत कम है, ठीक है। तो इसमें जो है बायर्ड्स पोलरिस्कोप भी थोड़ा हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये इसमें है प्रोडक्शन ऑफ दी प्लेन पोलराइज लाइट में है, तो इसको हम कल के लेक्चर में पढ़ते हैं। ओके, तो बेसिकली बायर्ड्स पोलरिस्कोप जो है क्या, वो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ। तो बायर्ड्स पोलरिस्कोप जो है एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि हम प्लेन पोलराइज लाइट बाय रिफ्लेक्शन, प्लेन पोलराइज लाइट के बनाने के कई तरीके हैं, तो रिफ्लेक्शन मेथड वाला जो तरीका है उसमें
प्लेन पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है जिसे कि हम बायोट पोलरिस्कोप कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो टूरमेलाइन क्रिस्टल है उसकी जगह पे बायोट्स पोलरिस्कोप लेते हैं, जो कि दो ग्लास प्लेट्स P1 और P2 से मिलकर के बना होता है। एंड जो इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसको अवॉइड करने के लिए और एब्जॉर्ब रिफ्रैक्टेड लाइट जो है उसको अवॉइड करने के लिए जो बोथ प्लेट्स हैं बायोट्स पोलरिस्कोप में, जो दोनों प्लेट्स हैं, दे आर पेंटेड बैक ऑन देयर बैक सरफेसेस, ठीक है। तो बैक सरफेसेस पे जो है पेंट किया जाता है। तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे थोड़ा, और फिर नेक्स्ट जो है इसके बाद जो टॉपिक है वो है आपका ब्रिस्टर्स लॉ, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मेलस लॉ पढ़ेंगे, ओके, ठीक है।